साथियों, सवाल बहुत अच्छा है और जवाब भी उसका अच्छा ही है। मैं इस मंच से किसी भी सवर्ण की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि सवर्णों की वजह से जो दलित और पिछड़ों के हाथ से सत्ता छीनी जाती थी वो आजादी से पहले छीनी जाती थी। आजादी के बाद जब जब भी इस देश में पिछड़े और दलित नेताओं के हाथ में सत्ता आई है, उन्होंने सत्ता खुद अपने हाथ से लेके दूसरों के हाथ में दे दी। मैं इस विषय पर एक दो बातें आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर लोहिया की मृत्यु हुई 12 अक्टूबर 1967 को। लोहिया ने यह बात कही थी कि हिंदुस्तान पर 3 चीजें राज करती हैं: सवर्ण जाति, धनी परिवार और अंग्रेजी भाषा। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से जब इस देश में संविधान बन रहा था, 100 साल होने जा रहे हैं जब इस देश में पहली बार लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। 1919 में पहली बार 65 लाख लोगों को वोट का अधिकार इस देश के अंदर दिया गया। 1937 में वो संख्या बढ़ाकर अंग्रेजों ने 3 करोड़ कर दी और 1945 में जो चुनाव हुआ उसमें 6 करोड़ लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1949 तक इस देश का संविधान बना। उस संविधान ने बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना किसी की आर्थिक और शैक्षिक योग्यता देखते हुए इस देश के तमाम लोगों को, जो 21 वर्ष से ऊपर की आयु के थे, सबको समान वोटिंग अधिकार दिया। और उसके बाद स्थिति यह आई कि 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयासों से पहली बार इस देश के 9 राज्यों के अंदर संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी, जो गैर कांग्रेस की सरकारें थी। वहां से वास्तव में इस देश के पिछड़े और दलितों के हाथ में राजनीतिक सत्ता आनी शुरू हुई। तब से लेकर आज तक इस देश में 5 बार सत्ता परिवर्तन हुआ। 1967 में, 1977 में, 1989 में, 1998 में और 2014 में। 1967 में कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके अलावा हर बार कुछ राज्यों में और केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन हुआ। 67 में, 77 में, 89 में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, समाजवादी लोग आगे खड़े थे और जनसंघ और आरएसएस के लोग उनके पीछे खड़े थे। 1998 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जनसंघ आगे था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और समाजवादी उनके पीछे खड़े थे। समाजवादियों ने उनकी सरकार बनवाई क्योंकि वाजपेयी जी के 182 सांसद थे 1998 में। 2014 में जब कांग्रेस इस देश की सत्ता से बाहर हुई तो पूर्ण बहुमत से भाजपा ने सरकार बनाई और उसे समाजवादियों की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ी। ये सोचने का विषय है कि ये समाजवादी बार बार भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को ताकतवर क्यों बनाते हैं और क्यों आपस में लड़ते हैं। मैं इस बात की तरफ आप लोगों का तवज्जो लाना चाहूंगा। 1993 में इस देश में उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना, सपा और बसपा का। वो गठबंधन 1.5 साल भी हमारे सम्मानित नेतागण उसको एक साथ ना रह सके। अब दोबारा से प्यार की पींगे बढ़ रही हैं और स्थिति ऐसी आई कि 24 साल तक एक दोनों नेताओं ने एक दूसरे से नमस्ते भी कभी आमने सामने आकर नहीं की। ये आपका राजनीतिक नेतृत्व है? क्या ये नेतृत्व आपके हाथ में सत्ता दे सकता है? ये सोचने वाला प्रश्न। मुलायम सिंह यादव 1996 में इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। उन्हें किसने रोका? उन्हें रोका लालू यादव ने, ये कह के कि अगर ये आदमी प्रधानमंत्री बन गया मैं जहर खा लूंगा। तो आपकी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो अब सवर्णों से नहीं है, आपस में। ये जो गठबंधन बन रहा है लोकसभा चुनाव तक, इसकी ताकत से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है इस समय। भाजपा का एक से एक सामान्य कार्यकर्ता आज इस बात को कहता है कि ये गठबंधन अगर बन गया, पहले तो वो कोशिश कर रहे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं इसको तोड़ने की, कि अगर ये गठबंधन बन गया तो हमें पूरे प्रदेश में 15 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त नहीं होंगी। मेरा डर केवल ये है कि गठबंधन बनना तो तय है,
और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना भी तय है और इस गठबंधन का कम से कम 50-55 सीटें जीत कर लाना भी तय है। लेकिन डर ये है कि लोकसभा के बाद में कितने दिनों तक ये गठबंधन चलेगा। आज का जो ये मंच है, चाहे लोग मंच पर बैठे हो चाहे सामने बैठे हो, आज के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा दबाव समूह बनकर यहां से जाना चाहिए कि ये गठबंधन लोकसभा के चुनाव के बाद टूटना नहीं चाहिए। अगर ये गठबंधन नहीं टूटा तो आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर ये गठबंधन टूट गया तो इस बात को मान लीजिए, जो सरकार बनने जा रही है 1996 वाली स्थिति बनेगी और जो सरकार बनेगी वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने वाली है। तो यहां से इस बात का तय होना चाहिए कि दबाव समूह किस तरीके से मजबूत बने। आप एक बात सोचिए, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई 27 सितंबर को, 1951 में 21 अक्टूबर को जनसंघ बना, 77 में जनता पार्टी में शामिल हुए और 6 अप्रैल को बाहर निकलकर उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। आज तक भी एक बार भी उस पार्टी का ऐसा विघटन नहीं हुआ कि दोनों ग्रुप इतने ताकतवर हों जो एक दूसरे को कमजोर कर सकें। ये भाजपा आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है। आपके नेतृत्व में इस चीज की घोर कमी है। एक संगठन बनता है, 4 साल साथ नहीं रहते, इतने अहम टकराते हैं, 4 साल बाद ही 2 हो जाते हैं, 2 के 3 हो जाते हैं, 3 के 4 हो जाते हैं और मजबूर होते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए। मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जब वोट का अधिकार संविधान ने इस देश में प्रत्येक आदमी को दिया, वहां भी कई लोग उसका विरोध करने वाले थे। हालांकि ज्यादातर लोग संविधान सभा में जितने भी लोग थे वो बहुत बड़े दिल के लोग थे, बहुत बड़े साहस के लोग थे और वो इस बात को जानते थे कि जैसे शरीर है, शरीर में अगर एक अंग कमजोर हो जाएगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, इसी प्रकार समाज का अगर एक वर्ग कमजोर रह जाएगा तो समाज कमजोर हो जाएगा। उन लोगों ने तमाम लोगों को ताकत दी और अल्लामा इकबाल ने साथियों एक शेर पढ़ा था, जमहूरियत यानी लोकतंत्र, जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदे तोले नहीं गिने जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके पास राजनीतिक ताकत ज्यादा होगी। लेकिन राजनीतिक ताकत जब ही होगी जब नेताओं के ऊपर जनता दबाव बनाने में सक्षम होगी। और अगर जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाने में सक्षम नहीं है तो गठबंधन भी बनेंगे, राजनीतिक सत्ता आएगी हाथ में, कई बार आएगी और कई बार जा भी चुकी है। तो इन बातों पे विचार करें। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनसे 2 साल पहले महाराष्ट्र में एक पिछड़ी जाति के लोग एक संगठन चलाते थे मराठा मंदिर के नाम से। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संपर्क किया कि आप कोई आर्टिकल हमें लिख के दीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस आर्टिकल में एक आर्टिकल लिख के उनको दिया और 2 बातें उन्होंने उसके अंदर लिखी कि जो भी वर्ग इस देश में सत्ता में रहे हैं उनकी कोई ज्यादा संख्या नहीं है, उनके अंदर कोई ज्यादा गुण भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर 2 बहुत बड़ी खूबी हैं। एक, उन्होंने कभी उच्च शिक्षा के महत्व को नहीं नकारा और उन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता से अपनी नजदीकी कम नहीं की। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1556 से 1605 तक अकबर का शासन हो या 23 जून 1757 से 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का राज हो, जो लोग अकबर के दरबार में ताकतवर थे वही लोग अंग्रेजों के दरबार में ताकतवर थे, फिर वही लोग कांग्रेस में ताकतवर थे, फिर वही लोग भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर हैं और बीच में अगर एक बार प्रचंड बहुमत से बहन जी की सरकार आई थी ना और अखिलेश यादव जी की भी, तो वहां भी वही लोग ताकतवर थे। एक बहुत सिंपल सी बात है ये कि आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं और अपनी कमजोरी का ज्ञान नहीं। मैं भाई रतनलाल जी को कई बार सुना है, शरद यादव जी के यहाँ 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, तब भी हमने लगभग यही बातें कही थी जो आज है, क्योंकि बातें कुल मिलाकर निकल कर आती ही हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें ये बात कही थी कि 2 ही चीज है आगे बढ़ने की, राजनीतिक सत्ता से नजदीकी और उच्च शिक्षा। आज पिछड़े और दलित लोग सत्ता में काफी आगे तक आ गए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में अभी उनकी पहुंच नहीं है। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए, बड़े टेक्निकल कॉलेज देख लीजिए, जुडिशरी के अंदर देख लीजिए, वहां पिछड़े और दलितों की भागीदारी नाम मात्र के बराबर है।
तो जब भी कोई चीज वहां जाती है आपको वहां से न्याय नहीं मिलता। आज अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। शिक्षा केवल बीए और एमए नहीं, आज बीए और एमए की डिग्री ऐसी है जैसे आज से 40 साल पहले अनपढ़ होता था, उन बीए एमए की डिग्री से कुछ होता नहीं है। आज शिक्षा का मतलब है उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, और उस शिक्षा को प्राप्त करके ऊंचे पदों को जब तक आप प्राप्त नहीं करते तब तक आप अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते। एक बात और कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने आजाद हिंदुस्तान में 2 लोकसभा चुनाव लड़े। 1952 में जो पहला लोकसभा चुनाव उसमें वो पराजित हुए। 2 साल बाद एक उपचुनाव हुआ, उसमें भी वो पराजित हुए। एक चुनावी सभा में भाषण देते देते वो रोने लगे और उन्होंने ये बात कही कि मैंने सोचा था आरक्षण का सिद्धांत लागू होगा, कुछ लोग पढ़ेंगे, पढ़ लिख के ताकतवर होंगे, अपने समाज की मदद करेंगे, लेकिन आज देखता हूं मेरे चारों तरफ क्लर्कों की एक भीड़ है। लोग पढ़ लिख भी गए, कुछ लोगों ने ताकत भी अर्जित कर ली, लेकिन जो लोग ताकतवर हुए सबसे पहले अपने समाज से कट गए। ऐसे समाज किसी भी समाज के लिए, पूरे देश के लिए सबसे बड़े नासूर साबित होते हैं जो एक बार ताकत अर्जित करने के बाद केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे भतीजे यहीं तक रह जाते हैं। तो हमें इन लोगों के ऊपर भी दबाव बनाना है। डॉक्टर रतनलाल जी को क्या आवश्यकता है यहाँ आकर कार्यक्रम में भाषण देने की, अपना समय लगाने की? ये भी सुख से जी सकते हैं। दलित समाज के अंदर तो बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने अंदर तक ही संतुष्ट है। शरद यादव जी ने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ नेता ऐसे हैं पिछड़े और दलितों में जो जमात की लड़ाई लड़ने आए थे, जमात से भी जाति की लड़ाई लड़ने लगे और जाति से भी परिवार की लड़ाई लड़ने लगे और परिवार की लड़ाई से भी अब केवल बेटे की लड़ाई पे आ गए। तो साथियों, ऐसे नेताओं पर दबाव समूह बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने बहुत बहुत समय लिया आपका, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।